नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पे। बिजली विभाग जो हमारे घरों में या फैक्ट्रियों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होती है। लेकिन हमारे घरों में और फैक्ट्रियों में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट या डिवाइसेस होते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेट नहीं होकर के बल्कि डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करना डायरेक्ट करंट में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन जाती है। रेक्टिफायर एक ऐसा ही डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो डीसी से ऑपरेट होगी और साथ ही साथ एसी से। पहले एसी वाला देखते हैं। नंबर 1, एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, साथ ही साथ माइक्रोवेव ओवन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वैक्यूम क्लीनर और वाटर हीटर। ये जितने भी डिवाइसेस थे सारा का सारा अल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेट होती है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट करंट या डीसी करंट से कौन कौन से डिवाइसेस ऑपरेट होती है जहां पे हमें रिक्वायरमेंट हुआ रेक्टिफिकेशंस का। टैबलेट्स, डिजिटल कैमरा, एलईडी फ्लैश लाइट, लैपटॉप, साथ ही साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पावर बैंक, रिमोट कंट्रोल टॉयज, ये सब जितने भी डिवाइसेस थे सारा का सारा डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्या है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग सिग्नल को वो डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करती है। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं जी। रेक्टिफायर, अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज नॉन एज रेक्टिफायर। वैसे डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग सिग्नल को डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करेगी उसको हम लोग रेक्टिफायर कहेंगे। रेक्टिफायर आर कॉमनली यूज्ड इन पावर सप्लाई टू प्रोवाइड डीसी वोल्टेज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए मेन काम रेक्टिफायर का पता है क्या है, बस सिंपल कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसमें हमें डीसी पावर सप्लाई करना है तो वहां पे हम लोग रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा। अब समझते हैं रेक्टिफिकेशंस क्या है। तो रेक्टिफिकेशन जी एक तरह का प्रोसेस होती है जो एसी सिग्नल को या अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगी। इस प्रोसेस को कहेंगे रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब हमें समझना पड़ेगा सर रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या चीजों का यूज हम लोग करते हैं। तो मेनली हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। ऐसा इसीलिए जी क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही मिनिमम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और करंट को इजिली पास होने देती है। लेकिन वही अगर पीएन जंक्शन को डायोड अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं ताकि वो रिवर्स बायस कनेक्शन में चला जाए और जब उसे आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं बहुत ही हाई रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही हाई रेसिस्टेंस देने की वजह से ना के बराबर वो करंट सप्लाई करने देगी, एक मिनिमम लीकेज करंट देगी जो ना के बराबर होती है। तो यही रीजन है कि हम लोग रेक्टिफायर बनाने वक्त पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। ओके, तो आप पीएन जंक्शन ऑफर फ्यू रेसिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस, मतलब अगर पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो बहुत ही फ्यू रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एंड वेरी हाई रेसिस्टेंस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। और अगर उसे हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो एक्चुअली रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, करंट को ब्लॉक कर देती है। Hence डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, इसीलिए हम लोग डायोड को यूज करते हैं रेक्टिफायर के लिए। ओके, अब हम लोग को समझना है कि सर रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं, है ना। तो किसी भी इनपुट ऐसे सिग्नल का आप दो तरह का हाफ साइकिल होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर जो डिवाइसेस केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव हाफ साइकिल को वो डीसी में कन्वर्ट करके दे, मतलब इनपुट ऐसी सिग्नल है उसमें से या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को अगर वो डीसी में कन्वर्ट करके देता है तो उसको कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो क्या करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ साथ नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब दोनों को वो एसी सिग्नल से वो डीसी सिग्नल में कंप्लीटली कन्वर्ट करके देती है ना। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंप्लीटली डीसी में ना पढ़ करके बल्कि क्या करेंगे इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए डीसी जो करंट होती है ना वो कुछ ऐसा फॉर्मेट में आपको होता है जिसकी करंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कांस्टेंट होती है समय के साथ साथ, लेकिन इसमें तो समय के साथ साथ है नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक वर्ड आपको बता देते हैं, जब हमें ये सिग्नल अगर मिल जाएगा ना इस तरह का अगर मिल जाएगा तो उसी को हम लोग डीसी कहेंगे। हालांकि हमें पता वो कंप्लीटली डीसी है नहीं, है ना।
इसमें बहुत सारा एसी का फैक्टर है, क्योंकि देखो इसमें फिल्टरिंग का प्रोसेस बचा हुआ है। इसका जो पीक है उसमें डीसी पार्ट को फिर से फिल्टरिंग करेंगे, एसी को फिर से छाटेंगे, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपको इस तरह का लाइनिंग मिलेगा, और वो हम लोग यूज करते हैं जब रेक्टिफिकेशन आपका हो जाता है, जब इस तरह का सिग्नल आपको मिल जाता है तो यहाँ पे हमको फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग एक तो एक प्रोसेस होता है जिसमें एसी कंपोनेंट को छाटा जाता है, तब जाकर के आपको इस तरह से डीसी सिग्नल मिलेगी। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल दिस पोर्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है दिस में, बट नॉट दिस में, क्योंकि ये यहाँ से आपको यहाँ जाना आप फिल्टर के ही जरिए कर सकते हैं। बहुत सारा फिल्टर है, आने वाले सेमेस्टर्स में या तो एमएससी वगैरह में आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं फिल्टर के मतलब रेक्टिफायर के कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप होते हैं रेक्टिफायर के, दो टाइप। पहला क्या बोलो तो हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या बोलो तो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को फिर से हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी जो एसी सिग्नल होता है उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल साथ ही साथ नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को क्या करेगा जी, वो कन्वर्ट करके देगा डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में। ओके, तो आइए वही डिफिनेशन लिख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज करता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, मतलब दोनों को कन्वर्ट करेगी, है ना। इट इज मोर इफिशियंट देन अ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए फुल वेव जो रेक्टिफायर होती है वो ज्यादा इफिशियंट होती है, मतलब इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, 81.2 के मतलब 81.2 होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर का 41.6 था जी, तो इसका 81 मतलब दोगुना होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लें। प्रिंसिपल काफी सिंपल है। अगर कोई भी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो वो एक्चुअली बहुत ही मिनिमम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से करंट को कंडक्ट करेगी। और अगर वही पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और करंट को रोक देगी, ब्लॉक कर देगी, कंडक्ट नहीं होने देगी ना। तो ये प्रिंसिपल आपको छोटा सा लिखना है। तो व्हेन पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, इट कंडक्ट्स, तो वो कंडक्ट करेगी। बट व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस, जब वो रिवर्स बायस में होगा, देन इट डज नॉट कंडक्ट, तो वो काम मतलब कंडक्ट नहीं करती है। अब कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखो, ये पूरा का पूरा जो है आपका जी फुल वेव रेक्टिफायर का है। इसमें से देखिए सबसे पहला क्या आपको लिखना है कि देखो ये आपका एक एसी सोर्स है जो अल्टरनेटिंग सिग्नल को, इस तरह के सिग्नल को जनरेट करेगा जी। इसके बाद ये जो एसी सोर्स जिस कॉइल से कनेक्ट है उस कॉइल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी कॉइल। इसके बाद यहाँ पे एक और तरह का कॉइल होगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, दो पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, हाफ वेव में एक ही यूज करते थे, इसमें दो यूज करेंगे। और ये जो आपका कॉइल है ये हमेशा लोड से जुड़ा रहेगा और डायोड से जुड़ा रहता है जी, है ना। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल एक ऐसा कॉइल होता है जो लोड से जुड़ा होता है। ठीक, अब यहाँ पे दो डायोड यूज करेंगे। पहला डायोड आपका D1 है, दूसरा डायोड D2 है, और इन दोनों को इसी तरह कनेक्ट करेंगे जैसा कि सर्किट में दिखाया गया। और इसके अक्रॉस जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हम लोग इस लोड रेसिस्टेंस RL के अक्रॉस क्या करेंगे बोलो तो, इस RL रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे। और तो ये पूरा का पूरा आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट एसी सोर्स, ये बना होता है इनपुट एसी सोर्स से। द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। जो कॉइल एसी सोर्स से कनेक्ट होता है उस कॉइल को क्या कहेंगे बोलो तो प्राइमरी कॉइल कहेंगे। एंड द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू लोड रेसिस्टेंस, और जो कॉइल लोड रेसिस्टेंस से कनेक्ट होती है, देखो लोड रेसिस्टेंस आपका ये है जो उससे कनेक्ट है, तो उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। टू पीएन जंक्शन डायोड आर कनेक्टेड विथ द लोड रेसिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे दो पीएन जंक्शन डायोड है D1 और D2, उसको हम लोग जैसा डायग्राम में दिखाएंगे उसी तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे जी। द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL, और ये जो आपको आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप करना है या निकालना है तो हम इसी लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक्चुअली प्राप्त करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आपका कंस्ट्रक्शन। अब आइए हम लोग देख लेते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में देखो जी ये पूरा का पूरा आपको वर्किंग लिखना है। तो वर्किंग हम आपको दो केस में बताएंगे। पहले हम आपको समझा देते हैं एक्चुअली होता क्या है, इसके बाद हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो देखो जी सबसे पहले क्या होता है कि मान लिया जाए आपका एक ये इनपुट एसी सिग्नल है ना। तो सबसे पहले ये एक्चुअली पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्राइमरी कॉइल में ट्रांसफर करेंगे अकॉर्डिंग टू एसी सोर्स। एसी सोर्स के जरिए ये जो आपके एसी सिग्नल है पॉजिटिव हाफ साइकिल को केवल हम पास करा रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान होगा क्या कि इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब सेकेंडरी कॉइल में इस तरीके से इंड्यूस्ड डेवलप होगी
कि इसका जो अपर एंड है, सेकेंडरी कॉइल को जो अपर एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करेगा और जो लोअर एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करेगी। अब हमें ये बताओ कि ये जो ये आपका डायोड D1 है जी, उसका देख सकते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट है अगर पॉजिटिव टर्मिनल से तो ये जो डायोड होगा वो आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि ये जो डायोड आपका D2 है जी, वो एक्चुअली ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये जो डायोड है आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि डायोड D1 आपका कंडक्ट करेगी, क्योंकि बहुत ही लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉरवर्ड बायस में डायोड D1, जिसके कारण करंट पास करेगी, मतलब कंडक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे D2 में क्या होगा कि एक्चुअली D2 मेरा रिवर्स बायस में कनेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत ही हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक समय वो एक्चुअली डायोड D1 मेरा काम कर रहा है, तो इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है हम लोग निकाल लेंगे, तो वो आपको इस तरह से ये आपका आउटपुट मिल जाएगा इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड केस में क्या करेंगे कि हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल को पास करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो आपके एसी सोर्स है वो नेगेटिव हाफ सिग्नल को प्रोवाइड करती है प्राइमरी कॉइल में, तो जिसके वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से डेवलप होगा कि इसका जो अपर एंड है ना, इस सेकेंडरी कॉइल का जो अपर एंड है जी, वो आपका कैसे बिहेव करेगा बोलो तो नेगेटिव टर्मिनल जैसा, और जो लोअर एंड है वो बिहेव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल जैसा, है ना। इस तरह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। तो इससे होगा क्या, आप देख सकते हैं जो पी टाइप मतलब डायोड D1 जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल से, तो रिवर्स बायस में चला जाएगा, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, तो ये कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर दूसरे केस में देखें डायोड D2 में, तो इसमें क्या होगा जी कि ये जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो जिसके कारण ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और ये बहुत ही मिनिमम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से एक करंट ये कंडक्ट करना स्टार्ट मतलब ये कंडक्ट करेगी, जिसकी वजह से अब की बार हमको क्या मिलेगा, D2 के अक्रॉस जो है हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, D2 के थ्रू से यहाँ पे लोड के जरिए जो है हमें ड्रॉप मिलेगा। तो इसका मतलब शुरुआत में मान लेते हैं डायोड D1 काम किया, तो इसके बाद आपका D2 कंडक्ट करेगा और इसके कारण ये D2 के कारण ये आउटपुट मिलेगा। फिर इसी प्रकार से फिर से आप पॉजिटिव हाफ सिग्नल पास कराएंगे, फिर से नेगेटिव पास कराएंगे, तो प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। तो आइए आपको जो लिखे हैं वर्किंग में दो केसेस में हम आपको डील कर देते हैं जी। सबसे पहला जो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। देखो जैसे हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे जी एसी सिग्नल का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा सेकेंडरी कॉइल में, सच दैट इस प्रकार के द अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल बिकम्स पॉजिटिव, उसका जो अपर एंड है वो पॉजिटिव बन जाएगा एंड लोअर एंड बिकम नेगेटिव, लोअर एंड बन जाएगा नेगेटिव। सो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस बट डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस। तो डायोड D1 क्या हो जाएगा बोलो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और डायोड D2 मेरा हो जाएगा रिवर्स बायस में। हेंस डायोड D1 कंडक्ट एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। तो D1 मेरा काम करेगा, कंडक्ट करेगी और लोड के रेसिस्टेंस हम लोग आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। अब केस 2 में देख लेते हैं जी, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, जब इनपुट एसी सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल को हम लोग पास कराएंगे, उसके दौरान इनपुट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा जी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी सच दैट इस प्रकार की द अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल बिकम्स नेगेटिव, अपर एंड एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा एंड लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव, और लोअर एंड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो द डायोड D1 इज रिवर्स बायस। इस बार क्या होगा, डायोड D1 क्या हो जाएगा बोलो तो रिवर्स बायस हो जाएगा एंड डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। तो डायोड D2 क्या हो जाएगा बोलो तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। हेंस डायोड D2 कंडक्ट्स, डायोड D2 इसकी सिचुएशन में कंडक्ट करेगी और आउटपुट आपको किसके क्रॉस मिल जाएगा बोलो तो लोड के क्रॉस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो उसी को हम लोग अगर वेव फॉर्म में देखें तो देखो जी आपका ये इनपुट एसी सिग्नल ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास कराएंगे तो डायोड D1 के जरिए आपको मिल जाएगा ना, डायोड D1 के जरिए मिल जाएगा। फिर अगर सेकेंड मतलब अगर हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल को पास कराते हैं तो एक्चुअली डायोड D2 काम करती है, उसके अक्रॉस आपको फिर से मिल जाएगा, मतलब आपको खाली नहीं रहेगा जैसा हाफ वेव में आप देख रहे थे। इसके बाद क्या होगा, फिर से अगर आप पॉजिटिव पास कराते हैं तो फिर से आपका डायोड D1 ही काम करेगी, फिर से अगला जैसे आप वेव लेते हैं तो इस तरह मिलेगा। मतलब ये हो गया आपका इनपुट एसी सिग्नल और ये हो गया आपका रेक्टिफाइड आउटपुट DC, है ना। तो ये आपको डायग्राम हर हाल में बना के आना है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उस पर हम लोग आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका है पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, जैसे कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बताए थे,
वैसे ही आपको फुल वेव रेक्टिफायर में लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 2 डायोड है। तो एक्चुअली पहले समझ लीजिए पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या। फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों डायोड के अक्रॉस, मतलब ईच डायोड के अक्रॉस वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसमें वो डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ना चला जाए या तो फिर डैमेज ना हो जाए, तो उसी मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 डायोड लगे होते हैं ना, एक इसके अक्रॉस ही और इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा वो एक्चुअली डबल हो जाएगा जी। मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा बोलो तो पी, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज 2 इंटू ये मैक्सिमम वोल्टेज है ना, मैक्सिमम मतलब रिवर्स वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं। द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज होती है एक मैक्सिमम वोल्टेज होती है दैट ईच डायोड मस्ट विथ अ स्टैंड, मतलब वो डायोड जो है वो खराब ना हो। वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज में जब वो डायोड नहीं खराब होता है ना, व्हेन इट इज रिवर्स बायस स्टेट, जब उसको हम लोग रिवर्स बायस में करते हैं तो वो एक्चुअली खराब नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। और पीक इनवर्स वोल्टेज जो फुल वेव रेक्टिफायर का होता है जी वो एक्चुअली होता है 2 VM, जहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग डिनोट करते हैं। देखो ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं आपका वी नोट है, ये भी आपका है ना, यहाँ पे VM हमको लिखना चाहिए, ये भी आपका पीक इनवर्स वोल्टेज ये भी, तो ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब प्रत्येक डायोड के लिए तो एक्चुअली आपका डबल हो जाएगा जी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज 2 इंटू VM हो जाएगी। चलिए अब हम लोग समझते हैं एवरेज डीसी वैल्यू सेकेंड टर्म। तो देखो अगर आप एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ करंट निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग केवल एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, मतलब 0 से लेकर के अगर मेरा पीरियड जो है 2 पाई तक रहेगा तो उसमें जो रेक्टिफाइड आउटपुट है यहाँ से यहाँ तक है जी, फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो समय के साथ एक्चुअली उसकी वैल्यू धीरे धीरे 0 से फिर बढ़ते फिर 0 आ रही है, फिर 0 से बढ़ते हुए फिर मैक्सिमम जाके फिर से 0 आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का सबसे सिंपल तरीका है जी कि आप क्या करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल करंट ले लो बटा टोटल पीरियड से भागा दे दो, एवरेज निकल जाएगा ना। तो लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर के 0 से पाई तक जो हम लोग पीरियड चलते हैं तो कितना होता है। तो देखो जब ओमेगा से मतलब ओमेगा टी का वैल्यू अगर 0 से पाई चलते हैं तो उस केस में जो वैल्यू होता है आई का जी करंट का होता है वो होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक उसी प्रकार से जब आप पाई से 2 पाई चलेंगे तो उस केस में भी देख सकते हैं जो करंट की वैल्यू होती है वो आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और ये इस तरह से अल्टरनेटिंग जैसा ही फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं एवरेज करंट, तो एवरेज करंट बराबर क्या होगा टोटल करंट बटा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, तो देखो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डी ओमेगा टी को 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से लेकर के हम लोग कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बोलो तो 2 पाई तक, यहाँ पे 2 छुटा हुआ है ना, 2 पाई तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जी, है ना। तो जैसे 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या होगा इसके आगे। तो देखो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो याद रखेंगे डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा टी देगा और उसका अपर लिमिट पुट करें 2 पाई फिर माइनस लोअर लिमिट 0। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो एक्चुअली आपका जो आएगा जी वो एक्चुअली 2 पाई ही आएगा। तो हम लोग जानबूझ करके 2 पाई को डिवीजन कर देते हैं और ये वाला डाटा आपका सेम रहने देते, इसको हम लोग सेम रहने देते हैं। ठीक इसको हम लोग क्या रहने देते हैं सेम। अब देखो इंटीग्रेशन के काफ़ी खूबसूरत चीज़ें होती है कि मान लिया जाए आप 0 से लेकर के 2 पाई तक इंटीग्रेशन है तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप 0 से लेकर के पाई तक ले लो फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक ले लो। ठीक तो वही सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं कि 0 से जो 2 पाई है वो हम लोग 2 खल में 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से लेकर पाई तक फिर पाई से लेकर 2 पाई तक। ऐसा क्यों किए जी, क्योंकि देखिए आपका जो करंट का वैल्यू दे रखा है ना वो 2 पार्ट में दे रखा है ताकि आने वाले मतलब जो हमें जब डाटा यूज करना पड़ेगा आई करंट की तो हम लोग इस सिचुएशन में लिख सकते हैं। ठीक तो देखो हम लोग इस तरह से 2 पार्ट में इसको ब्रेकआउट कर दिए, तो 0 से पाई फिर 0 से पाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि आई का जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं दोनों सेच में आई नोट साइन ओमेगा टी यहाँ पे भी पुट कर दिए और यहाँ पे भी आई नोट साइन ओमेगा टी एज इट इज पुट कर दिए ना। अब देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, ये जो डाटा आपका सेम है तो अगर हम चाहते हैं कि इसको 0 से पाई रखें तो एक्चुअली क्या करेंगे यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये और इंटीग्रेशन ये जो लिमिट है ना वो सेम रेंज का है। जब सेम रेंज का डाटा सेम है तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्वाइस करके मतलब मल्टीप्लाई करके 2 से आप एजीटी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को एक साथ अगर हम लोग लिमिट एक्चुअली रेंज सेम है और डाटा भी सेम है तो एक साथ हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा जी एक्स्ट्रा, और वो क्यों आया आपको बता दिए। अब हम लोग को करना क्या, यहाँ से ये जो 2 है और ये जो 2 है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना बोलो तो 1/पाई बचेगा, यहाँ से आई नोट कॉमन निकाल लो तो आई नोट बाय पाई बचेगा, ठीक। तो वो आई नोट बाय पाई एच है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्चुअली कोस ओमेगा टी देगा। याद रखेंगे हम लोग ओमेगा को यहाँ बटा में नहीं लाना क्योंकि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंसेस, ठीक है, तो कोस में आ जाएगा, ठीक है जी। एक्चुअली साइन का माइनस कोस होता है इसलिए माइनस आ जाएगा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। तब हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं तो आई नोट पाई आ जाएगा और ओमेगा टी के बदले पाई लिख दो, फिर माइनस फिर 0 पुट कर दो। अब देखो जी आप कोस पाई का वैल्यू जानते हैं कि -1 होती है और माइनस का माइनस, और ये कोस 0 का वैल्यू आपको कितना होता है बोलो तो 1, और -1 -2 कितना हो जाएगा -2 सॉरी -1 और -1 को अगर आप जोड़ेंगे तो -2 होगा, तो -2 को फिर माइनस से गुना करेंगे जी तो एक्चुअली वो प्लस में दे देगा और आपका 2 आई नोट बाई पाई बचेगी। इस इक्वेशन को नाम लोग देते हैं 1, ठीक है। ना आउटपुट वोल्टेज VDC बराबर क्या जानते हैं, तो सिंपल तुम्हारा मतलब आउटपुट वोल्टेज अगर निकालना आपको तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आई लिखेंगे जी, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो VDC बराबर IDC इंटू लोड रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो IDC का वैल्यू पूरा का पूरा यहाँ पे पुट कर देंगे जी, तो ये आपका VDC का वैल्यू एज इट इज निकल जाएगा, ठीक। तो VDC का वैल्यू यहाँ पे IDC का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे और इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 2, ठीक। अब आगे आइए, अब हम लोग को निकालना RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, RMS का मतलब क्या होता है ना, RMS सबसे पहला है आपका R का मतलब होता है रूट, फिर M का मतलब मीन और फिर स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में आपको बताते हैं। देखो जी अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग ये 2 नहीं लिखते हैं तो पता है ये पूरा का पूरा मीन वैल्यू ही है, जैसा कि अभी आपको बताया था सिचुएशन, ये मीन का ही है, ये मीन आपको निकाल जा रहा है, तो मीन का चलो टर्मोलॉजी आपका खत्म होगी। फिर आप क्या करते हैं जी, स्क्वायर अगर लगाना चाहते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाने के लिए पता है हम लोग जानबूझ करके क्या किए हुए कि ये वाला जो आपका है ना, इसको चलो हम लोग साइड कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाएं क्योंकि स्क्वायर वाला जो टर्म हो आपका आ जाए, तो ये आपका स्क्वायर आ गया। इसके बाद अगर आप रूट लेना चाहते हैं तो 2 तरीका आपके पास है जी, एक क्या कीजिए इस तरह से एक रूट लगा दीजिए, या तो दूसरा तरीका कि ये जो रूट है इधर ना लिख करके आप इधर अगर स्क्वायर में लिखेंगे तो इससे आप 2 चीज से बचेंगे, एक तो आपको बार बार रूट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे होगा कि आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो हम लोग जानबूझ करके इधर ना रूट दे करके अगर यही रूट को इधर ले जाए तो स्क्वायर में चला जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग जानबूझ करके इसको क्या करते हैं बोलो तो स्क्वायर में कर दिए, ओके। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये पूरा का पूरा जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे लिखा गया है वो आपको बताया गया जी, है ना। अब मेन इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा IRMS की वैल्यू। तो देखो ये 2 का कैंसिल आउट कर दो, आई का वैल्यू जो होता है हम लोग पुट कर देंगे, तो आई का जो वैल्यू होता है जी आपको बताया थे होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आई नॉट का स्क्वायर होगा उसको कांस्टेंट होगा बाहर कर देंगे और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो साइन ओमेगा स्क्वायर टी हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये डी ओमेगा टी आपका एजिटीज रहेगी। अब जो हम लोग को करना क्या है, आई नॉट स्क्वायर एजिटीज है, पाई भी आपका एजिटीज है, अब इंटीग्रेशन 0 से पाई है जी। अब देखो साइन स्क्वायर का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे इसको एक डबल एंगल में, कोस के डबल एंगल में आप ले जाएंगे तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम लोग पता क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, मतलब एंगल यहाँ डबल हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 2 होती है। इसके बदले आप क्या करेंगे पूरा का पूरा ये जो है आप लिख लेंगे फॉर्मूला, और डी ओमेगा टी आपका चीज रहेगी। अब ये जो 2 है ना बटा उसको बाहर ले आओ, अब ये देखो डी ओमेगा टी एक बार 1 के साथ कर दो, एक बार कोस 2 ओमेगा टी के साथ कर दो, लिख लो ना। अब तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा टी देगा, फिर अपर लिमिट पुट करो पाई, फिर -0 लोअर लिमिट, तो एक्चुअली आपका फाइनली ओमेगा सॉरी पाई रहेगा जी। अब यहाँ पे कोस का करेंगे तो क्या देता है बताइए, कोस का आपका देगा इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे 2 है ना, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करें तो ओमेगा टी का कोएफिशिएंट 2 है तो वो बटा में आता है, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि अब ये जो माइनस है जी इसमें अपर लिमिट पुट करो, तो याद रखेंगे यहाँ पे ओमेगा टी के बदले पाई पुट करेंगे तो 2 पहले से 2 पाई हो जाएगा, और फिर अगर 0 पुट करोगे 0 तो एक्चुअली 2 इंटू 0 करोगे तो फाइनली 0 देगा जी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और याद रख लीजिए कि साइन कितनों पाई हो, 0 पाई हो 2 पाई हो 3 पाई वाट एवर कितनों पाई, सबका वैल्यू क्या देगा बोलो तो 0। तो इन दोनों नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू 0 लेंगे, तो केवल मेरा यहाँ पे पाई एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा जी, देख लो 0 ले लेंगे ना, तो ये तो आपका खत्म हो गया लगभग। अब यहाँ पे केवल पाई को मल्टीप्लाई कर इतना आएगा, अब ये जो पाई है पाई के कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आई नोट बाय 2 बचेगा, है ना, IRMS स्क्वायर का वैल्यू है, IRMS स्क्वायर का वैल्यू।
लेकिन वही अगर स्क्वायर को उधर लेंगे रूट में जाएगा जी, तो आई नोट का स्क्वायर का रूट करेंगे तो फिर आई नोट देगा, लेकिन 2 का रूट करेंगे तो आपका एच रहेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, जिसमें हम लोग आई आर एम एस निकाले हैं। अगर इसी तरह से आप वी आर एम एस निकालना चाहते हैं मतलब, तो कैसे निकालें? ओम्स लॉ से काफ़ी सिंपल है। तो क्या होगा जी, आई आर एम एस, अगर आप वी आर एम एस निकालना चाहते हैं तो आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से, तो लोड रेसिस्टेंस हो जाएगा और आर एम एस करंट हो जाएगी। अब देखो यहाँ से जस्ट भी आई आर एम एस का वैल्यू आई नोट बाय रूट 2 निकालें तो पुट कर दो, इस इक्वेशन का नाम क्या देंगे बोलो तो 4 देंगे। तो ये हम लोग सक्सेसफुली निकाल चुके हैं आई आर एम एस और वी आर एम एस की वैल्यू, क्योंकि आगे हमें इफिशियंसी और रिपुल फैक्टर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग सबसे पहले अब समझ लेते हैं जी कि आपका एफिशिएंसी क्या होता है ना। तो एफिशिएंसी कितना जो हम लोग सिग्नल देते हैं इनपुट एसी सिग्नल, वो कितना आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो आउटपुट डीसी पावर बटा इनपुट एसी पावर, इन दोनों का जो रेशियो होता है जी, हम लोग उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर। मतलब आउटपुट डीसी पावर बटा इनपुट एसी पावर अगर आप कर देंगे तो आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इट कैन इंडिकेट्स it indicates how efficient the rectifiers converts input AC power into DC power। देखिए ये पता है, ये इंडिकेट करता है कि कितना इनपुट AC सिग्नल को वो DC में कन्वर्ट कर दे रहा है, इस चीज को एक्चुअली वो इंडिकेट करती है, ठीक। तो देखो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी होता है DC आउटपुट पावर बटा इनपुट AC पावर, है ना, या तो AC इनपुट पावर, तो PDC बटा PAC फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखेंगे इसकी जो इफिशियंसी में आपको निकाल के दिखाएंगे जी, वो 80.2% होगी। तो वही लिखा हुआ लैंग्वेज में, इट कन्वर्ट्स 81.2 ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इनटू डीसी पावर व्हाइल द रेस्ट ऑफ डिसिपेटेड एज हीट एंड अदर लॉसेस। देखिए अब सवाल आता है सर इनपुट एसी सिग्नल को मान लेते हैं 100% आप दे रहे हैं, तो केवल और केवल वो जो है सो आपका केवल डीसी सिग्नल को ही वो कन्वर्ट कर पाता है, मतलब 81.2% वो कन्वर्ट कर पाता है। तो एक्चुअली उसके पीछे क्या रीजंस है, तो बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो परसेंटेज है 81.2 के जो बचे हुए परसेंटेज और हैं 100 तक जाने के लिए, तो सारे के सारे कहीं ना कहीं हिट में और बहुत तरह का जो लॉसेस होते हैं उसमें वो खत्म हो जाती है, ठीक। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है जी। तो पी डी सी बराबर होता है आई डी सी का होल स्क्वायर। देखो एक्चुअली पावर का एक फॉर्मूला बता देते हैं, हमें याद रखना जी कि आई स्क्वायर आर होता है, ठीक, हमें याद रखना अल्टरनेटिंग करंट के लिए। यहाँ पे ये पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो देखो अगर डीसी आप निकालना चाहते हैं ना पी डीसी, तो आई डीसी का होल स्क्वायर इंटू आर एल होगा, ठीक। अब देखो आई डीसी का वैल्यू हम लोग ये बात याद रखेंगे जी, आई डीसी भी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए थे, 2 आई नोट पे पाई होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी आर एल आपका मल्टीपल, इसी क्वेश्चन को 6 नाम देंगे। लेकिन जैसे आप पी अगर डीसी निकालना चाहते हैं, सॉरी पी एसी, तो यहाँ पे आपका जो डायोड रेसिस्टेंस जो आर है उसका भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आरएमएस में वो भी अपने इफेक्टिव हो जाता है तो अल्टरनेटिंग करंट में, तो हम लोग लेना होगा जी। तो स्मॉल आर प्लस आर एल, तो आई आर एम एस का वैल्यू जस्ट हम आपको बताए थे क्या होता है जी, आई नोट बाय √2 होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। देखो यूज कर लिया, अब हम लोग को यूज कर लिए, जैसे हम लोग पुट करेंगे तो ऐसा कुछ वैल्यू देगा। अब हम लोग को देखो जी, अब हम लोग को पता है पी ए सी का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, और पी डी सी का वैल्यू ये वाला, ये दोनों का दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में। तो वही लिखें पुटिंग वैल्यूज ऑफ पी डी सी एंड पी एस सी इन इक्वेशन 5 में पुट कर दो। थीटा बराबर क्या आएगा, देखो ये पी डी सी का और ये पी एस सी का, यहाँ से कैंसिल आउट कौन कौन होगा, देखो जी आई नोट कैंसिल आउट कर दो, फिर आपका जो है सो अब जो बचा है उसको पहले लिख लो ना। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं कि जो आर होता है बहुत ही कम होता है, डायोड रेसिस्टेंस जो होती है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लोड रेसिस्टेंस, तो हम इसके बदले इसको हटा सकते हैं जी, केवल इसके बदले आर एल ही लिख सकते हैं। तो वही इस बात को आइए आपको दिखा देते हैं। स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे है जो ना, यहाँ पे जो सिचुएशन है इसके बदले हम लोग केवल आर एल लिख सकते हैं, तो आर एल लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से आर एल भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जो बचेगा वो बचेगा आपका आई नोट का स्क्वायर, आई नोट का भी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, और बचेगा देखो जी ये 2 बटा का बटा है तो ऊपर चल जाएगा, तो एक्चुअली 8 हो जाएगा, और बटा नीचे पाई स्क्वायर आएगा। अब देखिए पाई का वैल्यू अगर 22/7 या तो 3.14 पुट करेंगे और सोल्व आउट करेंगे, तो पता आपका जो डाटा आएगा, जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली 0.812 होगा, ठीक। और अगर ऐसे सिचुएशंस में अगर इसको हम ये जो इफिशियंसी आ गया वो 0.812 आया है, अगर इसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे परसेंटेज का साइन आपको लगाना होगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइन है जी मतलब ये जो डेसिमल है वो एक्चुअली चला जाएगा 2 अंक के बाद, तो 81.2 आएगा। तो याद रखेंगे इसकी जो इफिशियंसी होती है वो आपका 81.2 होती है, ये आपको निकालना है एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं और बताते हैं रिपल फैक्टर। पहले समझिए रिपल होता क्या है। देखिए जब भी हम लोग एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो डीसी सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो कम्प्लीटली आपका डीसी नहीं हो पाता है जी, बल्कि कुछ अनवांटेड आपका एसी कंपोनेंट भी रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिपल। तो आइए सबसे पहले रिपल देख लेते हैं। द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कैन बोथ डीसी एज वेल एज एसी कंपोनेंट, मतलब दोनों कंपोनेंट होते हैं। दीज अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिपल। वो जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल जो एसी कंपोनेंट होते हैं है ना आउटपुट में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपल्स। रिपल्स द रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर इज मेजर्ड ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफायर इन कन्वर्टिंग एसी सिग्नल टू डीसी। देखिए एक्चुअली जो रिपल फैक्टर ना वो एक्चुअली बताता है इफेक्टिवनेस बताता है जी कि कितना एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर, मतलब कितना एसी कंपोनेंट को एक्चुअली कन्वर्ट करती है वो बताता है। अब रिपल फैक्टर का डेफिनेशन देख लो। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट मतलब आई एसी टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट। मतलब रिपल फैक्टर का डेफिनेशन क्या बोलो तो सिंपल है, आई एसी डिवाइडेड बाय आई डीसी। तो ये फॉर्मूला इस इक्वेशन को हम लोग 9 नाम दे देते हैं जी। अब याद रखेंगे आई आर एम एस का जो होल स्क्वायर है, ये आप 12th में फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो बराबर होता है आई ए सी का होल स्क्वायर प्लस आई डी सी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से आप आई डी सी केवल निकालना चाहते हैं तो पहले इसको इधर लेके भेजना पड़ेगा, फिर ये माइनस में आएगा जी, फिर स्क्वायर को इधर लेंगे तो रूट में चला आएगा। इस इक्वेशन का नाम हम लोग 10 देंगे। अगर ये आप लोग को सिंपली क्या करना है, ये जो आई ए सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पूरा पुट कर देंगे जी यहाँ पे, और आई डी सी को देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जी, आई डी सी जो है उसको हम लोग स्क्वायर करके अगर रूट चढ़ा दे तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्योंकि ताकि सिंपल कैलकुलेट हम लोग कर पाए। तो हम लोग जानबूझ करके आई ए सी को सॉरी आई डी सी को जो है हम लोग रूट अंडर करके आई स्क्वायर कर दिए, ठीक, ताकि एक साथ लिख सकें। तो एक साथ लिखो, देखो इसको डिवाइड करें एच टी रहेगा, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करेंगे आई डी सी होल स्क्वायर और डिवाइड बाय आई डी सी होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको 1 देगा जी। अब आई आर एम एस और आई डी सी का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट आपको बताया थे कितना होता है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे जी, लेकिन सबसे पहले देख लो होता कितना। तो आई आर एम एस के लिए जो वैल्यू होता है फुल वेव रेक्टिफायर का होता है आई नोट बाय रूट 2 और आई डी सी का वैल्यू होता है 2 आई नोट बाय पाई। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे आई आर एम एस और यहाँ आई डी सी का वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर में, तो पुट कर देंगे, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो इक्वल टू 1 माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ से कैंसिल आउट क्या होगा, आई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा जी। और यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो रूट 2 है वो बटा का बटा है, तो इसलिए मतलब बटा में है तो बटा में आ जाएगा जी, और ऊपर ये बटा का बटा पाई है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये -1 आपका जी रहेगा। अब देखिए अगर पाई का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे 3.14 या 22/7 और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो पता है आपका जो गामा का वैल्यू मतलब रिपल फैक्टर की वैल्यू वो आएगा 0.482। मतलब ये बहुत ही कम रिपल फैक्टर है, 1 से कम आए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा, इसी बात को बता रही है। तो आइए देख लेते हैं। Thus in full wave rectifier the value of DC component is more than AC component। इसका मतलब अगर रिपल फैक्टर का वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर कम आता है तो ये बात आप समझ लीजिए कि उसमें डीसी कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसी कंपोनेंट। तो अगर आप लोग को जैसा पूछा जाएगा क्वेश्चन अगर वैसा लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।